3, 2, 1। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम बॉबी कपूर है, डायरेक्टर अवियर रियल्टीज़। मैं एक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेली कॉलिंग या सेल्स फील्ड के लोगों के लिए ट्रेनिंग गाइड, जो आपको हेल्प करेगी हर एक वो चीज़ समझने के लिए जो आपको कस्टमर से किस तरीके से बात करना है, हमें किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज से हम उनका कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर सकते हैं, अल्टीमेटली सेल्स क्लोज कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में मैं समझाना चाहूँगा अवेयर रियलिटीज़ के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के विजन, कोर वैल्यूज़ के बारे में। उसके बाद हम आपको समझाएंगे जिसमें कुछ इंडस्ट्री के बेसिक टर्म्स जैसे रेरा का मतलब क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी टर्म्स क्या क्या यूज़ होते हैं, बायर के टाइप्स किस तरीके से रहते हैं, CRM, लीड लाइफ साइकिल, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन, टेलीकॉलर्स, रोल इन सक्सेस, एवरीथिंग आई टेल यू सून। स्टार्ट करते हैं हम इंडक्शन और कंपनी ओवरव्यू से। तो अवियर रियल्टीज़ इज़ अ ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी डीलिंग ओनली इन बिल्डर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़। हम लोग रीसेल का काम नहीं करते हैं, जो भी बिल्डर की प्रॉपर्टी बनाई हुई है वो हम सेल करते हैं। हमारा एजेंडा है, हम जो भी काम लेंगे वो मैंडेट सेल का रहेगा, हमारे अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोजेक्ट को सेल ना करे, बिल्डर खुद भी सेल ना करे, वो वाला काम हम लेंगे। तो ये हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन का मेन पॉइंट रहेगा। वी इंश्योर सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर आवर क्लाइंट्स। ये लाइन बोलने में बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, बट मैं आपको फिर से इसके तीनों इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग समझाना चाहूँगा। वी इंश्योर सेफ्टी, जो भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहा है, वी इंश्योर देयर सेफ्टी। उनका कोई भी हमें जो पैसा मिला है इन द फॉर्म ऑफ टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी, बयाना, या उनका फुल पेमेंट, वो भले 1,50,000 रुपये है या करोड़ों रुपए है, इफ़ इन केस किसी भी कारण से उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती, उनकी तरीके से उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम इन एनी केस सारे पैसे उनके रिफ़ंड करेंगे। और इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें सेफ़ महसूस कराएंगे कि आपके पैसे हमारे साथ सुरक्षित हैं, आप हमारे साथ सुरक्षित हैं। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम डील्स में। सारे एक एक टर्म आपने सुनी होगी, हिडन कॉस्ट तो नहीं रहेगी, बाद में कोई पैसे तो नहीं बताए जाएंगे जो आपको देना है, तो नहीं, हम डील को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। आज ही आपको सारे खर्चे हम बताएंगे कि रजिस्ट्री तक आपको क्या क्या देना है, रजिस्ट्री का क्या खर्चा देना है। अगर हम कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता पाए तो एटलीस्ट हम ये ज़रूर बताएंगे कि ये वाला खर्चा आपको लगना है और ये वाला खर्चा आपको नहीं लगना है, इसमें हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फॉर आवर क्लाइंट्स। मैक्सिमम वैल्यू फॉर आवर क्लाइंट्स का मतलब है हम कस्टमर सेंट्रिक रहेंगे। कस्टमर की नीड समझ के उसके फ़ायदे की चीज़ देना, इन्वेस्टर को सपोर्ट करना, उनका गोल अचीव करने के लिए, उनको जो पैसा कमाना है उस गोल को अचीव करने में हम उनकी हेल्प करें। सबसे ज़्यादा वैल्यू दें हम हमारे क्लाइंट को। हमारी नीड बाद में, जब क्लाइंट खुश रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश रहेंगे। पैसा कमाने का एक यही तरीका है, सामने वाले को खुश रखेंगे तो हमारा काम जल्दी बनेगा। वी डू नॉट डील इन रीसेल प्रॉपर्टीज़, ओनली फ्रेश एंड रेरा रजिस्टर्ड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। तो रीसेल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, हम लोग सिर्फ बिल्डर की डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेल करेंगे। आवर विजन टू बिकम इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड नेम, इंश्योरिंग एवरी प्रोजेक्ट वी मार्केट बिकम्स अ सोल्ड आउट सक्सेस। तो जो भी हम प्रोजेक्ट लेंगे, वो भले कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल कोई भी प्रोजेक्ट हमने लिया है, तो वी विल इंश्योर कि हम ने जो कमिटमेंट दिया है बिल्डर को कि हम ये पूरा प्रोजेक्ट सेल करेंगे और खुद के दम पे पूरी कंपनी हम ही आपको पूरा काम करके देंगे, तो हाँ, हम उस प्रोजेक्ट को एक सोल्ड आउट सक्सेस के रूप में दुनिया को बताएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बेचने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का हम विजन रखते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि किसी ब्रांड को अगर हम समझें कि ये ब्रांड का नाम ज़्यादा सुना हुआ है, तो वो ज़्यादा नाम सुना हुआ का मतलब यही रहता है कि इन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है। अब काम को क्वांटिफाई करने के लिए आपको देखना ज़रूरी है कि कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, 10 कॉलोनी, 20 कॉलोनी, कितने प्रोजेक्ट, कितने कमर्शियल, कितने रेसिडेंशियल, इसके ऊपर जज किया जाएगा कि आपका काम कैसा है। कोर वैल्यूज़ की हम बात करें, कंपनी की कोर वैल्यूज़ है ट्रस्ट, नॉलेज, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर सेफ्टी। ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़रूरी है कस्टमर का, ये हमारी कोर वैल्यू है। हम ट्रस्ट गेन करेंगे नॉलेज के बेसिस पे। कस्टमर
से या तो हमारा पर्सनल इंटरेक्शन ऐसा हो, हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि वो हम पे ट्रस्ट करने लगे हमारा बिहेवियर देख के, या फिर वो हमारा नॉलेज देख के कि आज हमें हमारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमें पर इतना अच्छा नॉलेज हो चुका है कि क्लाइंट हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेफ़ रहेगा, हमारा घर, उसका घर बनाने के लिए हमारे साथ सेफ़ महसूस करेगा कि इन लोगों को तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है। हर आदमी अपने अपनी फील्ड में लगा हुआ है, अपने कामों में लगा हुआ है, उसके पास समय नहीं है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, रियल एस्टेट के क्या दाव पेज हैं, वो आपको आते हैं ट्रेनिंग्स के माध्यम से। यही नॉलेज को देखते हुए वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है डील की, जो मैंने भी समझाया, और कस्टमर सेफ्टी रखना ज़रूरी है, जो मैंने बताया उनका पैसा हम किस तरीके से सुरक्षित रखते हैं। तो कोर वैल्यूज़ रहेंगी हमारा ट्रस्ट, नॉलेज, ट्रांसपेरेंटी एंड कस्टमर सेफ्टी। नॉलेज एवरीडे होना ज़रूरी है, हर दिन हमें सीखना ज़रूरी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स बहुत ज़रूरी है। टेलीकॉलर्स मस्ट कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन वाई क्लाइंट्स आर सेफ विथ अवेयर रियलिटीज़। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस कैसे हमारे अंदर आया है कि कस्टमर सेफ है, वो कस्टमर को हम बता सकें। ये कॉन्फिडेंस आप में अगर आएगा तभी आप क्लाइंट को समझा पाओगे। प्रोजेक्ट नॉलेज की अब बात करेंगे अपन। रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है प्रोजेक्ट्स, तो बेसिकली हम कहीं रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। डीपली ब्रीफली सभी आपको चीज़ें हम प्रोजेक्ट की ज़रूर समझाएंगे, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग रखी गई है, वो आपको हम प्रोजेक्ट के नॉलेज के रूप में ज़रूर बताएंगे। अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्री बेसिक्स की। तो इंडस्ट्री बेसिक्स के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे रेरा, बायर टाइप्स, प्रॉपर्टी टर्म्स, जो क्या यूज़ होते हैं। सामने वाला कस्टमर हमें कोई भी एक चीज़ बोल रहा है, एफएसआई के बारे में बताइए, आपका एमओएस कितना छूटा है, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, अग्रीमेंट कैसा बनेगा, हमें पोजेशन डेट का क्या कब मिलेगी। तो ये सारे टर्म्स के आपको मतलब मालूम होना चाहिए ताकि आप कस्टमर के सामने एक नॉलेजेबल पर्सन दिखें। हम बात करते हैं रेरा से चालू करेंगे। रेरा इज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योर्स एवरी प्रोजेक्ट इज़ अप्रूव्ड एंड सेफ। तो एवरी सिंगल प्रोजेक्ट में जब रेरा का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रेरा हमें ये दर्शाता है कि जिस तरीके से पहले ज़माने में जब रेरा नहीं था तब बात होती थी आपके जब आप सेफ्टी के लिए देखो कि कौन कौन सी परमिशन आई है, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीएनसीपी अप्रूवल आया हुआ है, नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन आई हुई है, डाइवर्शन हुआ हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग है तो हाई राइज से परमिशन ली है। ये सारी तमाम परमिशन, इसके अलावा नजूल से एनओसी लिए, पुराने 100 साल के कागज़ चेक होते हैं कि ये ज़मीन कब किसको किस समय बेची गई थी। 100 साल के पूरे नजूल के कागज़ चेक होना, नजूल की ज़मीन तो नहीं थी, सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, ये चेक होना। मिसल की रिपोर्ट बोलते हैं, 100 साल की जो अपन रिपोर्ट निकालते हैं उसको मिसल की रिपोर्ट बोलते हैं। ये सारे कागज़ों को चेक करने के बाद रेरा अप्रूवल देता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली है, क्योंकि रेरा इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट। तो आपको फाइनल जब अप्रूवल रेरा का मिलता है तब कस्टमर 100% सेफ रहता है। इन एनी केस पहले ऐसे होता था कि टीएनसीपी आ गई बट बिल्डिंग परमिशन नहीं आई, तब भी कस्टमर अनसेफ था। आज टीएनसीपी आने के बाद आपको बैंक लोन भी कर रहा है बट आप घर नहीं बना पा रहे हो क्योंकि बिल्डिंग परमिशन नहीं है। बट अगर आपके पास रेरा का अप्रूवल है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपके लिए आपका वकील खड़ा हुआ है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा। अपन बात करते हैं बायर टाइप्स के बारे में। तो बायर टाइप्स कैसे हो सकते हैं? एंड यूज़र हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, कमर्शियल बायर हो सकता है, रेसिडेंशियल बायर हो सकता है। एंड यूज़र रहने के लिए ले सकता है, एंड यूज़र रेंट पे लगाने के लिए प्रॉपर्टी ले सकता है। इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स के बारे में सोचेगा कि कितने समय में कितना परसेंट आरओआई आप उनको दे सकते हैं। आप उन इन्वेस्टर्स को बताइए कि सर हमारे आपने ज़माने में देखा है कि गोल्ड ने 6-7% का रिटर्न दिया, एफडी आपको 6% का रिटर्न दे रही है, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ऑल इंडिया आपको 10% एनुअल रिटर्न देती है। इंदौर में लगभग 4-5 साल से देखा जाए तो 20 से 25% की भी ग्रोथ मिली है। इन सभी चीज़ों को दिमाग में रख के एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो आपको ये बायर का टाइप पहचानना ज़रूरी है ताकि आप वो प्रॉपर डिसीजन ले सकें कि इस व्यक्ति को मैं कौन सी प्रॉपर्टी सजेस्ट करूं जिससे वो जल्दी अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा कुछ की टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। एफएसआई, एफएसआई इज़ फ्लोर स्पेस इंडेक्स। आज ग्राउंड कवरेज कितना मिला? हमने एक प्लॉट लिया, 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, उस पर बिल्डिंग बनाना है। उस बिल्डिंग बनाने के लिए हमें हर तरह से वेंटिलेशन ज़रूरी है, एमओएस छोड़ना ज़रूरी है। एमओएस इज़ मार्जिनल ओपन स्पेस। आपने फ्रंट में पार्किंग छोड़ी, लेफ़्ट और राइट में हवा पानी आने के लिए जगह छोड़ी,
आपने गली छोड़ी दो, आपने बैकयार्ड छोड़ा पीछे, ताकि पीछे से भी हमें लाइट वेंटिलेशन मिले। बेसिकली जब हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जहाँ पार्किंग का इशू है, पार्किंग आपको चारों तरफ देना है, तो जो ग्राउंड कवरेज है, जो FSI है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो क्या रहेगा कि 1 लाख स्क्वायर फुट के प्लॉट पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ 33,000 स्क्वायर फीट एरिया हम बनाने के लिए देंगे, बाकी आपको ऊपर बनाना है। कितने फ्लोर बनाएंगे वो डिपेंड करेगा कि सामने कितना चौड़ा रोड है, कितनी परमिशंस वहाँ पे अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा FSI आपको कितना फ्लोर छोड़ना है खाली, और कितना बनाना है, और कितनी हाइट पे बनाना है, ये रहता है FSI। तो इसके अलावा प्रॉपर्टी टर्म्स यूज़ होते हैं कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कारपेट एरिया की। एक कमरे में जब आप बैठे हैं, आपके आसपास देखेंगे तो चारों दीवारों के बीच में खाली स्पेस है जहां आप कारपेट बिछा सकते हो। दीवार से दीवार तक की पूरा आप नाप लेंगे, तो आप कारपेट अगर वहाँ पे बिछाएंगे तो उस नाप को, जिस जगह आप कारपेट बिछा सकते हैं, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। अगर मान लीजिए उसी कमरे में बीच में एक पिलर आ रहा है, वो पिलर वाली जगह आप कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, तो वो आपके कारपेट एरिया के अंदर नहीं आएगा। अगेन फिर से पिलर भी माइनस होंगे, वॉल्स भी माइनस होगी, सब चीज़ें माइनस होके जहाँ जहाँ कारपेट जितना एरिया बिछा सकते हैं उसे हम कहते हैं कारपेट एरिया। दूसरा टर्म रहता है बिल्टअप एरिया। अब वो जो पिलर है, वो पिलर भी आपका है, दीवारें भी आपकी है, आप ही की दीवार आप ही यूज़ कर रहे हैं, छत भी आपकी है, उसको यूज़ करेंगे तो वो चीज़ आपकी है। इसको दीवारों को प्लस किया, कॉलम्स को प्लस किया, हमने कारपेट एरिया को प्लस किया, तो हमारे पास आ गया बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्लियर है, कारपेट एरिया क्लियर है, अब हम चलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया पे। अब किसी बिल्डिंग में जब हम बात करें फ्लैट की या कमर्शियल ऑफिस की, जब आप बिल्डिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप एक प्लॉट नहीं ले रहे हैं। एक प्लॉट में आपने अपनी गाड़ी लगाई, आप अपने घर में चले गए, प्लॉट में चले गए, आपको गार्डन लगाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, मकान बनाना है, गराज बनाना है, जो जितना बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी जगह है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। बट जब आप एक बिल्डिंग में फ्लैट की बात करते हैं, तो कॉरिडोर कॉमन रहेगा, लिफ्ट कॉमन रहेगी, पार्किंग कॉमन रहेगी, सर्विस एरिया कॉमन रहेगा, सब चीज़ें, ये जितनी कॉमन एरियाज़ रहते हैं, एमेनिटीज़ हैं, जिम है, क्लब है, गार्डन्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन एरिया है जो आप भी यूज़ करेंगे, सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग भी यूज़ करेंगे, कमर्शियल ऑफिसेज़ में दूसरे सभी ऑफिस वाले लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो कॉमन एरिया है, ये सब में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। आपका जो फ्लैट का एरिया है, आपका जो बिल्टअप एरिया है, कारपेट एरिया है, उसमें प्लस एडिशन की तरह एक लोडिंग वैल्यू की तरीके से प्लस होगा जो अमाउंट, वो रहेगा आपका सुपर बिल्टअप एरिया। तो हमने देखा कारपेट एरिया प्लस जो वॉल्स हैं, वॉल्स जो कॉलम्स हैं, वो सारी कारपेट एरिया में प्लस होंगे। अब जो कॉमन एरिया जो आपके यूज़ में आ रहा है, उसका एक परसेंटेज फिक्स होगा जो सभी लोगों में इक्वली डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 45% लोडिंग हम जोड़ रहे हैं कि बिल्टअप से सुपर बिल्टअप कैलकुलेट करने के लिए, प्लस 45%। अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया है तो प्लस 45% इज 1450। 1450 विल बी योर सुपर बिल्टअप एरिया। तो आपने समझ में आ गया आपको कारपेट, सुपर बिल्टअप और बिल्टअप। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्रीमेंट्स और रजिस्ट्री वैल्यू की। तो जो भी एग्रीमेंट होगा, रजिस्ट्री वैल्यू होगी, जो कि कागज़ पे लिखा आएगा कि आपने कितने रुपए की गाइडलाइन वैल्यू से रजिस्ट्री कराई है, वो आपका रजिस्ट्री वैल्यू कहलाती है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नोट होती है, जिस पे आप टैक्सेस पे करते हैं, जिस पे आप रजिस्ट्री वैल्यू पे करते हैं। और आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स के रूप में ड्राफ्टिंग मिलेगी। ड्राफ्टिंग इज़ एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट या फिर आपका रजिस्ट्री का फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट से आप रजिस्ट्री करेंगे उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। उसी ड्राफ्टिंग को अगर आप अप्रूव करते हैं तो वही आपका एक फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर अप्रूवल लेके उसी फॉर्मेट पे आपकी रजिस्ट्री भी होती है। तो वो वैल्यू जो कि रजिस्ट्री में लिखी जाएगी उसे हम कहते हैं गाइडलाइन वैल्यू या सर्कल रेट। अगर हम गाइडलाइन वैल्यू जो गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है उससे कुछ ऊपर में रजिस्ट्री अगर कराते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। उसका टैक्स का स्लैब अलग रहेगा। आज तारीख में जो चल रहा है वो फुल जो आपकी गाइडलाइन वैल्यू पे 12.5% टैक्स है, और अगर आप अतिरिक्त कुछ वैल्यू बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट को उसकी ड्यूटी देते हैं तो लगभग 4-4.5% की वैल्यू आपको और टैक्स के रूप में देना पड़ती है। इसके अलावा कभी कोई कैश के डीलिंग्स होती है तो वो इन एग्रीमेंट्स के अंदर, इन रजिस्ट्री वैल्यूज़ के अंदर नहीं आती है।
वो आपका पर्सनल व्यवहार रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बुकिंग अमाउंट की। बुकिंग अमाउंट का जो तरीका है वो हमारा ये रहता है कि हम फर्स्टली एक पेमेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टोकन मनी। आपने आज कोई क्लाइंट की बुकिंग ली है तो 1,50,000 रुपये एज अ टोकन मनी कि हम आपसे जुड़ रहे हैं, ये वाला आप डील लॉक कर लीजिए। हम उनसे एक इनिशियल अमाउंट लेंगे जो कि टोकन मनी के रूप में रहेगा। उसके बाद लगभग 8-10 दिन के दौरान हम उनको ये बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का 25-30% एटलीस्ट, 25-30-40 जो जैसा डिसाइड होता है वो आप हमें 8-10 दिन में दे दीजिए, 8-10 दिन 15 दिन में दे दीजिए। उस अमाउंट को हम बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, या फिर हिंदी में बोलेंगे बयाना राशि। वो बयाना राशि लेने के बाद जब आपने टोकन अमाउंट लिया था, एक डेट तय करी थी कि 1 महीने 2 महीने में हम टोटल पेमेंट करके इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे, इसको टोटल पेमेंट कर देंगे। तो ये जो टोटल पेमेंट देने का टाइम जब इनिशियली फर्स्ट डे पे ही डिसाइड होता है, वो फाइनल अमाउंट जो रहता है वो हमारे लिए टोटल क्लोजर रहता है कि फुल एंड फाइनल अमाउंट वो आ जाता है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक टोकन अमाउंट, एक अर्नेस्ट मनी और एक फाइनल पेमेंट। फिर से याद दिलाऊंगा, अर्नेस्ट मनी है बयाना राशि। इसके अलावा एक टर्म रहता है पोजेशन डेट। पोजेशन मतलब आपने प्रॉमिस किया था कि आप हैंडओवर इस डेट को करेंगे, तो वो हुआ नहीं हुआ, वो पोजेशन मतलब आपने चाबी दी कि नहीं दी। आज कंस्ट्रक्शन चल रहा था 3 साल से, आपने बोला कि हम इतनी तारीख तक पोजेशन दे देंगे, तो वो आदमी ये पूछ रहा है कि आप कितनी तारीख तक पोजेशन, हमको चाबी किस तारीख को दे दोगे। उस चाबी देने के प्रोसीजर को बोला जाता है पोजेशन। इसके अलावा अपन बात करेंगे, एक शब्द रहता है यूएसपी। यूएसपी क्या होता है? यूएसपी होता है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर एक प्रोजेक्ट की, प्रोडक्ट की, आदमी की, सबकी अपनी अपनी की स्पेशल कोई खासियत होती है जो उन्हें दूसरों से यूनिक बनाती है, सेल्स करने में दूसरों से यूनिक प्रेजेंट करती है, उसे हम कहेंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट विच इज़ यूएसपी। जैसे आज अवेयर रियल्टीज़ में हम ज़ीरो कैंसिलेशन पॉलिसी पे चल रहे हैं, कस्टमर्स को सेफ रख रहे हैं, ये हमारी यूएसपी है। C21 पैराडाइज में हमने अनेक ऑफिस बेचे ये बोल के कि इसकी हम 3 यूएसपीज़ रखते हैं, जो कि है हमारा ब्रांड नेम, अफोर्डेबिलिटी और लोकेशन। ये 3 चीज़ों को हमने यूएसपी माना। इसी तरीके से हर एक प्रोजेक्ट की अपनी यूएसपी है। कोई प्रोजेक्ट है तिरुमला 24 कैरेट जिसमें 4 कॉर्नर फ्लैट्स हैं, तो ये एक यूएसपी है कि चारों, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट और चारों फ्लैट कॉर्नर फ्लैट। तो इस यूएसपी के दम पे आप लोगों को पिच करेंगे सेल्स के लिए। इसके बाद हम बात करें एक सीआरएम और लीड लाइफ साइकिल की। तो बेसिकली सीआरएम सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं सभी उन लीड्स को स्टोर करने के लिए, उन लीड्स को मैच्योर करने के लिए जो हमारे पास किसी भी माध्यम से आई है, वो भले ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com है, मेटा एड से लीड आई है, आपके पास जो भी होर्डिंग से कॉल आया है, साइट ऑफिस से कोई लीड आई है, उन सब जगह लीड्स को हम स्टोर करेंगे सीआरएम के ऊपर। आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं, आपने दिन में 100 कॉल किए, वो सारे कॉल से क्या बातचीत हुई, रिमार्क्स क्या रहे, अगला फॉलोअप कब होगा, क्या बातचीत रहेगी। किसी व्यक्ति से आपने बात करी, उसने पूछा कि उसने बोला कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, आप मुझे 4 दिन बाद कॉल कीजिएगा। अब 4 दिन बाद आपको अनेक लोगों से आप बात कर चुके हो, 400 लोगों से बात कर चुके हो, आपको ये याद नहीं कि किसके पेट में दर्द था। आप इस सीआरएम के माध्यम से अपने काम को और एफिशिएंट बनाइए। आप उस सीआरएम में रिमार्क डालिए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने बोला था कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं को इस जगह पेट में तकलीफ़ है, मैं 4 दिन में इस हॉस्पिटल से बाहर आने वाला हूँ, आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो चौथे दिन जब आप उन्हें फ़ोन लगाकर ये पूछेंगे कि सर आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, आप तो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपने बताया था, अब आप कैसे हैं, अब आप ठीक लग रहा हो तो आ जाइए, तो आपका एक पर्सनल बॉन्ड बनता है। वो व्यक्ति ये सोचेगा कि यार ये जो है ये मेरे लिए पर्सनली भी सोच रहा है आदमी, ये जेन्युइन इंसान है, मैं इससे कुछ ना कुछ आगे काम की बात ज़रूर चालू रख सकता हूँ। तो ये सीआरएम हमें उन फॉलोअप्स के लिए यूज़ करना है जो हम मैनुअल कभी भी नहीं कर पाएंगे। इन सीआरएम को यूज़ करने के लिए, सीआरएम का बेसिकली फुल फॉर्म में बता दूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपको रेगुलरली अपडेट करना है। अब इस सीआरएम के अंदर हम जो लीड्स डालेंगे, उन लीड्स को कुछ स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है, जो कि रहती है न्यू लीड,
इंटरेस्टेड लीड, फॉलो अप, साइट विजिट, क्लोजिंग, इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता दें कि आज न्यू लीड जो है, न्यू लीड जब आपके पास आई है किसी भी माध्यम से, आपने उससे बातचीत करी कि सर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आप कब आ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने बोला कि हम तो अभी इमीडिएटली आ रहे हैं, हमारे पास पैसे अभी आए ही हैं और हमें कुछ ना कुछ अर्जेंटली ख़रीदना ही है, तो ये लीड हमारे लिए एक हॉट लीड की कैटेगरी में चली जाएगी। आप उसे मार्क कर देंगे हॉट लीड, मतलब कि वो गरम गरम लीड है, उसमें गरम गरम काम करके हमें जल्दी से क्लोजर करना है। एक लीड रहेगी जिसको हम नाम देंगे वार्म लीड। कस्टमर ने बोला है कि आप मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेज दीजिए, मुझे जेन्युइनली ख़रीदना है, बट मैं करीब करीब 15-20 दिन अभी बाहर हूँ, मेरे साथ एक डिसीजन मेकर और हैं परिवार में, उनसे एक बार डिस्कस करूँगा, अगर वो अप्रूवल देंगे तो मैं ज़रूर आपसे प्रॉपर्टी ख़रीदूँगा। इस तरीके की जो लीड्स होती हैं ये ना हॉट हैं ना कोल्ड हैं, ये रहती हैं वार्म लीड, जिन पे हमें बिल्कुल ध्यान देना है, उसका फॉलोअप नहीं छोड़ना है। एक क्वालिटी आएगी आपके पास कोल्ड लीड के रूप में, आपने बातचीत करी और कस्टमर बोल रहा है आप डिटेल्स भेज दीजिए, हम समझ लेंगे, देख लेंगे, इंटरेस्ट होगा तो बता देंगे। ना उसने आपको मना किया कि आप मुझे फ़ोन मत लगाइए, ना उसने बोला है कि हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं, हम देख लेंगे, समझ लेंगे। ऐसे लोग जो कि फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसे हम नाम देंगे कोल्ड लीड, क्योंकि यही कोल्ड लीड आगे जाके वार्म और हॉट होती है। तो इन कस्टमर्स को भी हम इन फ्यूचर फॉलोअप्स लेके हॉट लीड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्टेड क्लाइंट्स मार्क होते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, जिन्होंने आपको बोला आप डिटेल्स भेज दीजिए, आपने उनके सभी आंसर किए हैं, क्वायरीज़ के आंसर किए हैं, वो आपके इंटरेस्टेड क्लाइंट की लिस्ट में जाएंगे। नॉट इंटरेस्टेड क्लाइंट्स की भी लिस्ट होगी, आप उनको मार्क करेंगे। अगर आप कमर्शियल ऑफिसेस का काम कर रहे हैं, इफ़ इनकेस आपके पास कोई रेसिडेंशियल लीड आ जाती है, तो आप उसमें सीआरएम में मार्क करेंगे रेसिडेंशियल लीड की, ये कमर्शियल के काम की नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई रेसिडेंशियल की कॉलिंग आप कर रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति चाहता है मैं रेंटल इनकम बनाऊं, मुझे कमर्शियल ऑफिस दे दीजिए, शोरूम दे दीजिए, तब आप उसमें कमर्शियल लीड में मार्क करके उसको अपने कलीग को ट्रांसफ़र करेंगे। साइट विजिट का शब्द आपका जो है बताता है कि आपने एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया, आपने एक टाइम दिया, सामने वाला अपनी फैमिली के साथ आया, खुद आया, उसने चीज़ें समझी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइट विजिट। फिर क्लोजिंग जो रहेगी, आप अगर एज अ टेलीकॉलर जॉब कर रहे हैं तो आपका काम रहेगा कॉल करके कस्टमर को ऑफिस तक बुलाना या साइट तक बुलाना, विज़िट करवाना। उसके बाद से जब वो साइट पे आएगा, ऑफिस पे आएगा, फिर काम चालू होगा सेल्स टीम का। सेल्स टीम का काम होगा उन्हें प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना, ऑफर्स एक्सप्लेन करना, प्राइजिंग एक्सप्लेन करना, उनका विश्वास जीतना और अल्टीमेटली उनका क्लोजर करवाना। तो ये हमने समझा कि सेल्स टीम का जॉब भी क्या रहेगा, टेलीकॉलर का भी क्या जॉब रहेगा, क्लोजिंग किस तरीके से होगी, पूरी टीम आपको असिस्ट करेगी क्लोजिंग में। आज क्लोजिंग में अगर मीटिंग्स जो है सीनियर पोस्ट पे लोग अगर कर रहे हैं, तो वो क्लोजिंग होने के बाद, बुकिंग होने के बाद की भी जो प्रोसीजर्स हैं, उसमें भी टीम का असिस्टेंस आपको मिलता है। एज टेलीकॉलर्स आपको सिर्फ और सिर्फ विजिट तक बुलाना है, बाकी की टीम का काम तैयार रहेगा। ऑलवेज राइट क्लियर नोट्स, नेम, बजट, प्रेफरेंस एंड फॉलो अप डेट। तो बेसिकली हम ये देखें कि कभी भी कोई लीड को क्वालिफाई करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। हमें ये पूछना ज़रूरी है आपका नाम क्या है, आपका बजट क्या है, आप किस बजट में चीज़ देख रहे हैं। अगर कस्टमर हमें बजट बता देता है कि मुझे इस अमाउंट में 35-40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए की चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब उसका माइंड क्लियर है, उसके पास कहीं ना कहीं से कुछ अमाउंट आया हुआ है जिसे उसे इन्वेस्ट करना है। तो ये हमारे लिए लीड एक क्वालिफाइड लीड के रूप में सामने आएगी। अगर कस्टमर बोलता है कि हम ये बजट को अभी आप जो है आपकी चीज़ बताइए, आपके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे, इसका मतलब वो भी माइंड से क्लियर नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक टाइम पास लीड के तरीके से हमारे पास आ रहा है। इसको हम ध्यान रखें। बजट ज़रूर पूछें, ये ज़रूर पूछें कि आपके परिवार में डिसीजन मेकर कौन है। डिसीजन मेकर जो रहता है, हम अगर उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड ने बोला मेरी वाइफ भी डिसीजन लेगी, तो आप कोशिश कीजिए कि वाइफ का भी नंबर आपको मिल जाए, आप उनसे भी 5 मिनट का कॉन्वर्जेसन ज़रूर कीजिए। डिसीजन मेकर नहीं होगा तो आपकी बातें सब व्यर्थ जाएगी। डिसीजन मेकर ज़रूरी है, बजट ज़रूरी है। उसके बाद अगली फॉलोअप का डेट लेना ज़रूरी है कि अब आप जो है कब हम आपसे फॉलोअप करें, कब तक आप ये डील को क्लोज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें
आपकी ज़रूरी है, प्रेफरेंस जानना ज़रूरी है उनका कि आपको कमर्शियल चीज़ चाहिए, रेसिडेंशियल चीज़ चाहिए, रेंटल इनकम चाहिए, या कि आप एंड यूज़र हैं, आपका नीड मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आप सीआरएम में बेस्ट डेटा इनपुट कर सकें, क्योंकि ये जो इनपुट डेटा आपने किया है ये आज नहीं तो कल आप ही के काम आएगा। आज से 6-8 महीने बाद भी अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ग्राहक आया था जिसने बोला था मुझे अराउंड 30 लाख में प्लॉट चाहिए, और आपके पास उस समय 50 लाख रुपए से ही प्लॉट चालू था, जो कि आज 8 महीने बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट आया जिसमें 30 लाख से प्लॉट चालू है। तब आपके ये जो रिमार्क्स आपने मार्क किए हैं, एक एक चीज़ आपने इनपुट दिया सीआरएम में, उसमें अपन फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि 30 लाख रुपए का प्लॉट लेने वाले हमारे पास कितने लोग हैं। हम उनको डायरेक्टली पिच करेंगे। आज की करी हुई मेहनत हमें कल फ़ायदा ज़रूर देगी। उसके लिए हमें डिसिप्लिन ज़रूरी रहेगा रिमार्क्स डालने का। कुछ सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन की अपन बात कर लें। किस तरीके से बात होना चाहिए? क्लियरली बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, एनर्जी के साथ बोलना चाहिए, एक स्माइल के साथ बोलना चाहिए। आप जब भी किसी को कॉल करें, वो भले सुबह हो, शाम हो, रात हो, आप जब भी किसी को कॉल करें आपकी एनर्जी एक बराबर रहे। आज आप अगर स्लो पिच में बात कर रहे हैं तो कस्टमर ये समझेगा कि जो व्यक्ति खुद ही पे कॉन्फिडेंट नहीं है वो मुझे क्या चीज़ बेच पाएगा। इसलिए आपकी वॉइस हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो क्लियर आपका मैसेज जाए, उस क्लियर मैसेज के साथ आपकी एनर्जी भी उन तक पहुँचे। यूज़ पोलाइट वर्ड्स लाइक सर, मैम, बिल्ड्स रिस्पेक्ट। इसमें एक इनपुट मैं ये देना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी को कॉल करें तो कोशिश कीजिए उस व्यक्ति को उसके सरनेम से बुलाने की। आज मेरा नाम है बॉबी कपूर, अगर मुझे कोई कॉल करके ये बोलेगा कि मिस्टर कपूर आई जस्ट वांट टू मीट यू फॉर सम टाइम, मैं ये समझूंगा कि मिस्टर कपूर बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा वेल बिहेव्ड, आगे रिस्पॉन्सिबल रहने वाला आदमी है। ये टर्म एक अच्छा यूज़ किया जाता है, इस फील्ड में यूज़ करना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि सेकंड नेम से बुलाएं। इफ़ इन केस आपको सेकंड नेम नहीं पता है तो एक बहुत अच्छा शब्द हमारे पास है, हम नाम के आगे जी लगा सकते हैं। बॉबी जी, अभिषेक जी, आप ये नाम के साथ जी लगा के संबोधित कीजिए, बट कम से कम आप ये कोशिश कीजिए कि सर, मैम बोल के ना बोल के हम ये यूज़ करें कि हम उनका नाम या सरनेम से बुलाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी सरनेम, सेकंड प्रायोरिटी नाम। अगर हमें नाम सरनेम नहीं पता है तब हम सर और मैडम बोल के उन्हें बुलाएंगे। ऑलवेज लिसन बिफोर आंसरिंग एक सबसे बड़ा टूल है टेलीकॉलिंग के अंदर। आपको जो समझना है, जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको 10 मिनट दूं बात करने के, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 मिनट हमें सुनना चाहिए। 8 मिनट सुन के हम ये पता लगा लें कि सामने वाले की नीड क्या है, बजट क्या है, टाइमलाइन क्या है, वो क्या चाहता है, कब चाहता है, कौन डिसीजन मेकर है। ये सारी चीज़ें पता जब हम लगा लेंगे तब हम अपना शॉर्ट प्लान बना सकते हैं कि इस डील को कैसे क्लोज करी जाए। मैं इसकी नीड पता पड़ गई है, मैं कौन सा ऑफ़र दूं, कौन सी प्रॉपर्टी दूं, ये सब चीज़ें डिसीजन लेने के लिए हमारे पास डेटा रहेगा। तो ऑलवेज लिसन बिफोर आंसरिंग। हम कम बोलेंगे, सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देंगे। हैंडल ऑब्जेक्शंस कामली। अगर किसी ने आपको कोई ऑब्जेक्शन दिया है, यहाँ पर रेट ज़्यादा है, आपकी बिल्डिंग में रेट ज़्यादा है, पास में कम है, मोस्ट प्रोबेबली रेट्स के लिए ऑब्जेक्शंस ज़्यादा आते हैं, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है? आपको एक सेम पिच पे जाके कस्टमर से दोस्ती बना के कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, रेट बिल्कुल ज़्यादा है। ऐसा कहने से आप सामने वाले की टीम में आ गए, सेम कुर्सी पे बैठ गए हो, आप उसका कंपटीशन नहीं हो। आपने उसका दर्द समझा कि हाँ सर बिल्कुल रेट ज़्यादा है। अब आप उनसे ये कहिए कि सर बिल्कुल रेट ज़्यादा है, पर अगर मैं आपको कहूँ कि हम रेट के अलावा भी अगर कुछ चीज़ों पर डिस्कस करें तो कैसा रहेगा? हमारी क्वालिटी, हमारा ब्रांड, हमारा वर्किंग पैटर्न, हमारी एम्यूनिटीज़, ये चीज़ें भी अगर आपको मायने रखती हो तो सर मैं आपको कुछ और इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। फिर आप बात को कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि आपने जब अगर ऑब्जेक्शन ले लिया होता कि रेट ज़्यादा है, तो आपने अगर उसकी चीज़ को ये बोला कि नहीं सर रेट कोई ज़्यादा नहीं है, तो आपसे ऑफेंड हो जाएगा, वो आगे के 4 पॉइंट्स आपसे समझेगा ही नहीं। बट अगर आपने उसको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा समझाएं तो हो सकता है 5वां पॉइंट जो कि रेट का है वो नीचे दब जाएगा, और आपकी आपकी क्वालिटी, आपका ब्रांडिंग, आपका वर्किंग स्टाइल उस रेट के ऊपर ज़रूर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा स्माइल वाइल स्पीकिंग, डू नॉट आर्ग्यू विथ क्लाइंट्स, फोकस ऑन सोल्यूशंस।
डू नॉट आर्ग्यू विद क्लाइंट्स, जैसा मैंने आपको बताया, हाँ में हाँ मिलानी है। हमें ये कभी भी नहीं बोलना है कि सर मैं सही हूँ आप गलत हो। हमेशा कस्टमर भगवान है, अगर वो गलत भी बोल रहा है तब भी हम उसके साथ रहेंगे। हम अल्टीमेटली ये सोचेंगे कि अभी वो फ़ोन पे गलत बोल रहा है, बट कोशिश करेंगे कि जब वो मीटिंग पे हमारे साथ आए तब हम उसको ये चीज़ समझाने की कोशिश करें। हम कभी भी उससे आर्ग्यूमेंट ना करें, कस्टमर को भगवान समझ के ही चलें। Example, instead of flats are expensive, say this project offers premium value with long term returns. Telecaller's role in success, you are the first impression of Aware Realities. आप ही की पहली आवाज़ पे कस्टमर बात करेगा। आपका अगर रिस्पॉन्स सही नहीं है तो आगे का कोई भी पिक्चर नहीं बनती है, कोई डील नहीं, कोई साइट विजिट नहीं, कोई क्लोजर नहीं। तो यू आर द फर्स्ट इम्प्रेशन। बिल्डिंग ट्रस्ट, हाईलाइट प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड गाइड बायर्स कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, ट्रस्ट ज़रूरी है, प्रोजेक्ट के अंदर कैसे सेफ रहेंगे समझाना ज़रूरी है। एवरी कॉल इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बुकिंग। हर एक वो कॉल इम्पॉर्टेंट है। आपने किसी को कॉल किया है कि सर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, अगर आपने उसको एक बहुत ही जनरस वे में ये पूछ लिया है कि सर मैं फ़लाना जगह से बात कर रही हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो, अगर वो जेब में पैसा भी रख के बैठा है तो आपकी बात में कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो ये सोचेगा मैं आपको पैसा क्यों दूँ, मेरे तो बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जिनसे मैं ये व्यापार कर सकता हूँ, एक रैंडम मुझे कॉल आया और मैं उसको 1 करोड़ रुपए दे दूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आप ये समझिए कि वो एक सिंगल कॉल जो भी आप व्यक्ति को कर रहे हो वो उतना इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी स्किल्स उसी मोमेंट पे चेक होगी कि आप उस व्यक्ति से कैसे दोस्ती बढ़ाएंगे कि वो पुराना जो उसका दोस्त है जो उसको प्रॉपर्टी दे सकता था आप उसकी जगह ले सकें। तो एवरी कॉल इज़ अ अपॉर्चुनिटी जो आपको कस्टमर कन्वर्ट करके दे सकता है। रिमेंबर, यू डोंट जस्ट सेल प्रॉपर्टी, यू सेल सेफ्टी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ। थैंक यू।